पश्चिम बंगाल में जहां ट्रेनी डॉक्टर के साथ रेप और हत्या मामले ने पूरे देश में कोहराम मचा रखा है, तो वहीं मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की सरकार ने बिना किसी जांच पड़ताल के मुस्लिम समुदाय को अन्य पिछड़ा वर्ग यानी कि ओबीसी कोटे में शामिल कर लिया ताकि अल्पसंख्यक वोट बैंक को साधा जा सके। तृणमूल कांग्रेस की सरकार ने न केवल राज्य में पिछली भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी सरकार द्वारा अपनाई गई तुष्टीकरण नीति को जारी रखा, बल्कि उसमें और भी इजाफा किया है। तो क्या कुछ है पूरा मामला, बताएंगे आपको इस स्पेशल स्टोरी में। नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी, मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। जहां एक तरफ पूरे देश को कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर के साथ दुष्कर्म और हत्या मामले ने ममता सरकार पर सवाल खड़े करने के लिए मजबूर कर दिया है, तो वहीं अब ममता बनर्जी की सरकार पर 77 जातियों को मनमाने ढंग से ओबीसी श्रेणी में शामिल करने के लिए आलोचना हो रही है। इन 77 जातियों में 75 जातियां मुस्लिम से संबंधित है। कलकत्ता हाई कोर्ट ने 22 मई को अपने ऐतिहासिक फैसले में 5 मार्च 2010 और 11 मई 2012 के बीच वामपंथी और टीएमसी सरकारों द्वारा 77 समूहों को जारी किए गए ओबीसी प्रमाण पत्र को रद्द कर दिया। इसी बीच पश्चिम बंगाल सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा दायर करके अपने फैसले का बचाव किया। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली पीठ ने 5 अगस्त के अपने आदेश में ओबीसी श्रेणी में शामिल होने के लिए अपनाई गई प्रक्रिया के बारे में सरकार से विवरण मांगा था। हालांकि आपको बता दें, इसके विवरणों से पता चलता है कि मुस्लिम मतदाताओं को सिर्फ और सिर्फ खुश करने के लिए सभी मानदंडों का उल्लंघन कर दिया गया। जटिल 3 स्तरीय प्रक्रिया, लेकिन कई खामियां। कुछ न्यूज एजेंसी के अनुसार सरकार ने दावा किया है कि ओबीसी सूची का विस्तार एक जटिल 3 स्तरीय प्रक्रिया के माध्यम से किया गया। इसमें 2 सर्वेक्षण और पिछड़ा वर्ग आयोग की एक सुनवाई शामिल है। वहीं दूसरी ओर ये भी खुलासा किया गया कि कुछ मुस्लिम समूहों के लिए यह प्रक्रिया 1 दिन से भी कम समय में पूरी कर दी गई। यह जटिलता और सरकारी मशीनरी की गति को देखते हुए असंभव सा प्रतीत होता है। और ये बात भी सामने आई है कि खोटा मुस्लिम समुदाय ने 13 नवंबर 2009 को आवेदन किया और उसी दिन पश्चिम बंगाल पिछड़ा वर्ग आयोग ने उसे ओबीसी सूची में शामिल भी करने की सिफारिश कर दी। इसी तरह 21 अप्रैल 2010 को आवेदन करने वाले जमादार मुस्लिम समूह को उसी दिन ओबीसी श्रेणी में शामिल कर लिया गया। इसने 1 दिन के भीतर गायेन और भाटिया मुस्लिम समुदाय को शामिल करने की सिफारिश की गई। 4 दिनों में चुटोर मिस्त्री मुस्लिम समुदाय को शामिल कर लिया गया और 1 महीने से भी कम समय में 1 दर्जन अन्य मुस्लिम समूहों को ओबीसी सूची में शामिल कर लिया गया। ओबीसी आयोग ने इस मामले में आश्चर्यजनक गति से काम किया है। जहां एक तरफ आप ये देखिए कि आरजे कर अस्पताल में सारी ही प्रोसेस कितनी धीमी गति में चली रही है, तो वहीं इस मामले में स्पीड का कोई मैच ही नहीं कर सकता। ऐसे कई उदाहरण हैं जहां उपवर्गीकरण सर्वेक्षण का काम समुदाय के सदस्यों द्वारा ओबीसी श्रेणी में शामिल होने के लिए आयोग में आवेदन करने से पहले ही कर दिया गया। काजी, कोटल, हजारी, लायक, खस और कुछ अन्य मुस्लिम समुदाय के लिए सर्वेक्षण जून 2015 में पूरा कर लिया गया था, लेकिन उन्हें ओबीसी में शामिल करने का आवेदन काफी बाद में आया, यहाँ तक कि 1 या 2 साल बाद दिए गए थे। पश्चिम बंगाल की सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय में इसके पक्ष में अपना तर्क दिया। राज्य सरकार ने दावा किया और विस्तृत जांच मौखिक या दस्तावेजी प्रकृति में उसके समक्ष प्रस्तुत सामग्री पर विचार करने के बाद ही 34 समुदायों में से प्रत्येक पर अंतिम रिपोर्ट आयोग द्वारा अंतिम सिफारिश के साथ तैयार की गई थी। अभिजीत मुखर्जी के प्रस्तुत हलफनामे के अनुसार प्रक्रिया उन समुदायों द्वारा आवेदन से शुरू होती है जो ओबीसी सूची में शामिल होना चाहते हैं। इनमें वर्ग का नाम, उसकी जनसंख्या, उसका निवास क्षेत्र के साथ साथ उनकी सामाजिक, शैक्षिक, वैवाहिक, व्यावसायिक और आर्थिक स्थिति के बारे में जानकारी दी जाती है। मुखर्जी फिलहाल पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग में अतिरिक्त सचिव और पदीन संयुक्त आयुक्त हैं। अभिजीत मुखर्जी के
अपने हलफनामे में दावा किया गया है कि पश्चिम बंगाल की सरकार ने इस मामले में 3 स्तरीय प्रक्रिया का बेहद सावधानी पूर्वक पालन किया है। आयोग अपने सदस्यों 2012 से पहले जो थे या राज्य सरकार के सांस्कृतिक अनुसंधान संस्थान यानी कि CRI और उनके साथ काम करने वाले मानव विज्ञानियों जो 2012 के बाद थे, उनके माध्यम से अनुरोध करने पर क्षेत्र का सर्वेक्षण करता है। आयोग आवेदन की सुनवाई और ऐसे सर्वेक्षण के दौरान दावे के किसी भी विरोध के बारे में जनता को सूचित करता है। आयोग प्रस्ताव को स्वीकृत या अस्वीकृत करने का निर्णय लेने से पहले सार्वजनिक सुनवाई में प्रस्तुत दस्तावेजों, सर्वेक्षण प्रक्रियाओं, प्रश्नों और साक्ष्यों की समीक्षा करता है। राज्य सरकार ने कहा कि ये सिफारिश स्वीकृति के बाद सरकार पर सामान्य रूप से बाध्यकारी है और सरकार उस समूह को OBC सूची में शामिल कर लेती है। उसके बाद कैबिनेट को इसे स्वीकृति करने के लिए कहा जाता है और बाद में प्राधिकरण के बाद इसे आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशित किया जाता है। कलकत्ता हाईकोर्ट की टिप्पणी। वहीं आपको ये भी बता दें कि इस साल मई में कलकत्ता हाईकोर्ट की न्यायमूर्ति तपव्रत चक्रवर्ती और राजशेखर मंथा की पीठ ने 5 मार्च 2010 को 11 मई 2012 के बीच वामपंथी और तृणमूल कांग्रेस सरकारों द्वारा 77 समूहों को जारी किए गए अन्य पिछड़ा वर्ग यानी कि OBC प्रमाण पत्र रद्द कर दिए थे। न्यायाधीशों ने ये पाया कि पश्चिम बंगाल प्रशासन ने 2006 की सच्चर समिति की रिपोर्ट का व्यापक रूप से उपयोग किया है। कोर्ट ने ये भी पाया कि इसके व्यापक उपयोग से कुख्यात निष्कर्ष निकाला गया कि भारत में मुस्लिम अनुसूचित जातियों यानी कि SC और अनुसूचित जनजातियों यानी कि ST के सदस्यों की तुलना में बदतर स्थिति में है। वहीं कलकत्ता हाईकोर्ट के अनुसार मुस्लिमों को पिछड़ा बताने और उन्हें OBC के रूप में वर्गीकृत करने के लिए राज्य द्वारा इस्तेमाल की गई सच्चर समिति की रिपोर्ट में संवैधानिक वैधता का अभाव था। न्यायालय ने पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा नियुक्त आयोग की लापरवाही पर भी सवाल उठाया क्योंकि वे OBC श्रेणी में शामिल समूहों के सामाजिक वंचना की गहराई का पता लगाने के लिए गहन जांच करने में विफल रहा। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि केवल पुरानी हो चुकी मंडल आयोग की रिपोर्ट के आधार पर 2011 से 2022 के बीच OBC श्रेणियों को अधिसूचित करना उचित नहीं है। इसके अलावा कलकत्ता हाई कोर्ट ने कहा कि पश्चिम बंगाल पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अलावा और सेवाओं और पदों में रिक्तों का आरक्षण अधिनियम 2012 पारित करके और नए OBC की पहचान करने की प्रक्रिया में आयोग की भागीदारी को समाप्त करके पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य की संवैधानिक शक्ति के साथ धोखाधड़ी की है। विद्वान न्यायाधीशों ने इस बात पर जोर दिया कि आयोग ने मुसलमानों को OBC के रूप में वर्गीकृत करने के लिए संवैधानिक प्रावधानों की कैसे अवहेलना की है। अदालत ने आगे बताया कि कलकत्ता विश्वविद्यालय के मानव विज्ञान विभाग ने धार्मिक मानदंडों पर आधारित नए OBC के समूह की घोषणा करने के फैसले को सही ठहराने के लिए पिछली वामपंथी सरकार के साथ सहयोग किया था। न्यायाधीशों ने मुस्लिमों को राजनीतिक वस्तु के रूप में इस्तेमाल करके अपने राजनीतिक एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए पश्चिम बंगाल प्रशासन की कड़ी आलोचना की। कलकत्ता उच्च न्यायालय द्वारा लगभग 5 लाख OBC प्रमाण पत्रों को रद्द करने के बाद CM ममता बनर्जी ने घोषणा की। उन्होंने कहा कि मैं कलकत्ता हाई कोर्ट के फैसले को स्वीकार नहीं करती। OBC आरक्षण वैसे ही जारी रहेगा। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग यानी कि NCBC ने जून 2023 में पाया कि पश्चिम बंगाल में रोहिंग्या मुस्लिमों और बांग्लादेश से आए अवैध अप्रवासी मुस्लिमों को भी OBC प्रमाण पत्र जारी कर दिए गए थे। NCBC ने आगे पाया कि पश्चिम बंगाल में हिंदू बहुसंख्यक हैं और लेकिन राज्य में मुस्लिम OBC जातियां हिंदू OBC जातियों से अधिक पाए गए हैं। विवाद की पृष्ठभूमि। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस से पहले राज्य में CPIM की सरकार थी। उसने सन 1994 से सन 2009 के बीच 66 वर्गों को OBC घोषित किया था।
इनमें से करीब 12 वर्ग मुस्लिम समुदाय के थे। वहीं सीपीआईएम सरकार ने 5 मार्च से 10 सितंबर 2010 के बीच 7 कार्यकारी आदेश जारी करके 42 अतिरिक्त वर्गों को ओबीसी की मान्यता दी। ये कदम संभवतः 2011 के चुनावों को ध्यान में रखते हुए लिया गया था। इन 42 वर्गों में से 41 मुस्लिम समुदाय थे। नतीजतन ये नए समूह पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा प्रस्तावित नौकरियों में प्रतिनिधित्व और आरक्षण के लिए योग्य होगा। अपने मुस्लिम वोट बैंक को और भी अधिक समायोजित करने के लिए सीपीआईएम ने फरवरी 2010 में सरकारी पदों पर मुस्लिमों के लिए 10% आरक्षण भी दे दी। हालांकि इन सब कामों के बावजूद भी सीपीआईएम चुनाव में हार गई और तृणमूल कांग्रेस जीत गई। इसके बाद मई 2011 की बात करें तो मई 2011 में ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री के रूप में कार्यभार संभाला। उन्होंने वामपंथी शासन की तुष्टीकरण नीति को जारी रखा। 11 मई 2012 के कार्यकारी आदेश में टीएमसी सरकार ने ओबीसी के रूप में अतिरिक्त 35 नए वर्गों को जोड़ा। इनमें से 34 वर्ग मुस्लिम समुदाय के थे। इस तरह केवल 2 वर्षों में वामपंथी और टीएमसी सरकारों ने ओबीसी समूह में 77 नए वर्ग, जिनमें से 75 मुस्लिम थे, जोड़े गए। ममता बनर्जी की सरकार ने एक नए कानून के जरिए इन 77 समूहों को ओबीसी ए यानी कि अधिक पिछड़ा और ओबीसी बी यानी कि पिछड़ा नाम की 2 श्रेणियों में विभाजित कर दिया। इसके बाद 18 जनवरी 2011 को अमल चंद्र दास नाम के व्यक्ति ने वामपंथी सरकार के फैसले को चुनौती देते हुए पहली याचिका दायर की। उन्होंने 42 जातियों को केवल धार्मिक मान्यताओं के आधार पर ओबीसी के रूप में नामित करने के फैसले पर सवाल उठाया। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा ओबीसी की पहचान में मदद करने के लिए स्थापित आयोग का सर्वेक्षण पूर्व निर्मित था। साल 2012 से साल 2020 तक अमल चंद्र दास, पूर्वी दास और आत्मदीप ने पश्चिम बंगाल पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अलावा सेवाओं और पदों में रिक्तियों का आरक्षण अधिनियम 2012 की संवैधानिक और इसके कई प्रावधानों को चुनौती देते हुए 3 और याचिकाएं दायर की। सभी 4 याचिकाओं को कलकत्ता उच्च न्यायालय ने एक साथ जोड़ा और उन पर फैसला सुना दिया। एक तरफ ममता सरकार ट्रेनी डॉक्टर के मामले में बुरी तरह फंसती जा रही है। टीएमसी खेमे के कई लोग उनके खिलाफ हो चुके हैं, तो वहीं दूसरी तरफ इस मामले में भी ममता सरकार घिरती नजर आ रही है। अब देखना ये होगा कि ममता सरकार का अगला कदम क्या होगा। फिलहाल मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।